प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक पढ़ लिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो देखने के बाद, आर्टिकल 15 समझने के बाद आप लोग बैक होइए और जाइए जो पहले से जो मैं वीडियो बना रखा हूँ उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक कवर किया है, दूसरा वीडियो में 5 से 11 तक कवर किया है, तीसरा वीडियो में 12 और 13 कवर किया है, एक वीडियो में 14 कवर किया है और इस वीडियो में हम 15 नंबर कवर करने वाला है। तो आप लोग भारतीय संविधान अच्छे से समझना चाहते हैं, एक एक आर्टिकल को जानना चाहते हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो। मैं 395 आर्टिकल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं वो आर्टिकल विशेष रूप से कवर करूंगा जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और सिर्फ आर्टिकल ही नहीं है, आप समझ रहे होंगे सिर्फ सर आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, ये आर्टिकल ही नहीं है, ये संविधान की मूल आत्मा है। फंडामेंटल राइट, हमारा अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मूल अधिकार से। तो आप लोगों को सबसे पहले मूल अधिकार तो पढ़ना ही चाहिए, अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। आप घर पे रहते हो, अधिकार की बात करते हो कि इसमें मेरा भी अधिकार है, उसमें मेरा भी अधिकार है, मुझे यहाँ जाना है, मेरा अधिकार है। तो क्या तुम्हारे देश ने कि संविधान ने तुम्हें क्या अधिकार दिया? तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। सबसे पहले आप लोग अपने अधिकार जानो, फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जानो, तब मिलकर देश का विकास होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल 15 कहता है कि भारत के संविधान में भेदभाव का निषेध। निषेध का मतलब है कि सीधी बात समझिए, मैं किताबी भाषा कम और अपनी भाषा और एक देहाती भाषा में ज़्यादा समझाने में बिलीव करता हूँ। मान लीजिए कि आप बिहार में रहते हो, अब बिहार में रहते हो और आप बिहार में रहते हो, आप हिंदू धर्म के हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि नहीं मैं हिंदू धर्म, ऐसा नहीं होता है, मैं बस समझा रहा हूँ एज एग्जाम्पल। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि नहीं मैं हिंदू धर्म के बच्चों को एडमिशन नहीं दूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे? अनुच्छेद 15 कहता है कि अगर आप लोग अगर राज्य किसी व्यक्ति को, जब मैं राज्य कहूँ आप लोग को समझना चाहिए, मैं बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात नहीं कर, राज्य मतलब पूरा देश की बात कर रहा हूँ। इस मैंने पहली वीडियो में आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से समझाया है कि राज्य का मतलब क्या है। आप लोग जाइए वहां समझिए कि राज्य का मतलब क्या है। राज्य पहले समझ लीजिए, फिर मैं इस्तेमाल करूंगा राज्य। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि भारतीय संविधान हमारा जो अधिकार देता है कि जाति धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस पूर्णतः इसको पर प्रतिबंध करता है। देश के जो राज्य द्वारा पोषित यूनिवर्सिटी है, पोषित का मतलब होता है राज्य फंडिंग दे रहा है, वह यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे हम उस यूनिवर्सिटी में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी। नहीं बोल सकता कि तुम इस जाति के हो, तुम XYZ जाति के हो, तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तुम इस मूल धर्म के हो, तुम इस यहाँ नहीं बोल। आप मान लीजिए आप JNU गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए, तो JNU नहीं बोलेगा कि तुम बिहार से आए हो तो तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा, तुम्हें एडमिशन यहाँ नहीं लेने दूंगा। JNU नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारा आर्टिकल 15 स्पष्ट कहता है कि कोई सा भी शिक्षण संस्थान हो, कोई सा भी हो जो राज्य द्वारा पोषित हो, वहां पे जन्म जाति लिंग धर्म मूल स्थान जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, मान लीजिए आप दिल्ली गए, वहाँ एम्स है, आप एम्स में पढ़ना है, आपको एम्स में पढ़ना है या आपको एम्स में अपने हेल्थ चेकअप करानी है, तो वो नहीं बोल सकता, वहाँ का मैनेजमेंट नहीं बोल सकता कि तुम मुसलमान हो तुम्हें एंट्री नहीं देंगे, या तुम जैन हो तुमको एंट्री नहीं देंगे। सबको एक समान ट्रीट करने का बात करता है अनुच्छेद 15। एक आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी आर्टिकल 15, आप लोग देखिएगा, उसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है कि आर्टिकल 15 का अधिकार के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कौन कौन से अधिकार है। कहता है कि आप लोग जनरली समझिए, गांव में समाज में हम जाते हैं और समाज में गए तो समाज में छोटे छोटे गांव मोहल्ला में जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारा पब्लिक प्लेस होता है। पब्लिक प्लेस का कहने का मतलब एक चौराहा जहाँ पे सब सरकार, एक ऐसा चौराहा जहाँ पे सब कोई आ सकता है, सब कोई जा सकता है। बहुत सारे चौराहे पर बहुत सारे मंदिर भी होता है, बहुत सारे मंदिरें होती हैं। तो क्या आर्टिकल 15 कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि अगर पहले की ऐसा सिचुएशन था, मैं आप लोग अदर वे मत लीजिएगा, पहले ऐसा सिचुएशन बना हुआ था कि अगर दलित समुदाय का कोई व्यक्ति अगर
जाकर मंदिर मंदिर में प्रवेश करता है तो उसको रोक दिया जाता था। उस समय के अभी के नहीं, अभी तो सिचुएशन काफ़ी ठीक। उस समय के स्वर्ण समुदाय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय के जो पुरोहित थे, पंडित लोग थे, वो मना कर देते नहीं, तुम लोगों का अधिकार नहीं है कि तुम मंदिर में प्रवेश करोगे। लेकिन बाद में सारी सिचुएशन बदली, राज्य को भी समझ में आया और कहा गया कि पब्लिक प्लेस मतलब सार्वजनिक स्थानों पर हम होटल हो, सार्वजनिक स्थान पे होटल हो, दुकानें हो, रेस्टोरेंट हो, सड़क हो, कुआं हो, मनोरंजन का स्थान हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस है जिसको सरकार ने कहा है कि किसी की बाप की संपत्ति नहीं है, सरकार की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, लोकतंत्र में सब लोग की संपत्ति है, वहां पे किसी को जाने से नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता वहां पे। ये हमारा संविधान अनुच्छेद 15 अधिकार देता है। और जैसे इसका उल्लंघन होता है सीधे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग एक आप देखे होंगे, आप पुरानी फिल्मों में ऐसा दिखा होगा कि एक गरीब है, वो जाता है कि राजा के दरवाजे पे कुआं लगा हुआ है, वहां पे जाता है पानी भरने, तो रोक देता है कि नहीं तुम इस कुएं से पानी नहीं पियोगे क्योंकि कुआं मेरी संपत्ति है। आर्टिकल 15 कहता है कि अगर वो कुआं पब्लिक प्लेस में है, राजा का ही कुआं क्यों ना हो लेकिन पब्लिक प्लेस में है, उसकी निजी जमीन में, उसके घर पे नहीं है, अगर निजी पब्लिक प्लेस पे है तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। उस कुएं में जाकर तुम पानी पियो, नहाओ, डुबकियां मारो, पूरा अधिकार है तुम्हारा। तुम दलित समुदाय से हो या तुम ब्राह्मण समुदाय से हो या तुम मुसलमान धर्म से हो या किसी भी जाति से हो, किसी पर भेदभाव नहीं है, सबको एक समान। आप मार्केट में जाते हो, देखते हो कि एक मान लीजिए कि एक बहुत बड़े पंडित जी, मान लीजिए पंडित जी, आज तो हर लोग दुकान खोल कर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि किसी माने स्वर्ण समाज के कोई व्यक्ति है और उसने एक दुकान खोल कर बैठा है, तो अगर तुम दलित हो या तुम हरिजन हो या तुम किसी समाज द्वारा वर्ण व्यवस्था में बनाया गया जो चतुर्थ प्रणाली है, उसमें तुम एक के पार्ट हो जो सबसे निम्न माना जाता है, तो तुम जाओगे तो दुकानदार अगर तुमको रोकता है कि तुम मेरे दुकान में नहीं आ रहे हो, तो तुम सीधे जाकर कंप्लेन कर देना। तुम्हारा अधिकार अनुच्छेद 15 ही कहता है कि जाति धर्म लिंग स्थान जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। अगर 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 तुम होटल खोल रखे हो पब्लिक प्लेस पे तो वहां पे हर कोई आ सकता है। तुम दुकान खोल रखे हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, तुम अगर सरकार द्वारा कुएं, सड़कें, मनोरंजन सब कुछ अलाउ है। यही तो पता, यही तो हम लोग को जानना है अनुच्छेद 15 क्या क्या कहता है। अनुच्छेद 15 जितना हमको अधिकार देता है, क्या अधिकार उतना आप लोगों को पता है? सब कुछ पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि धर्म जाति बार बार अनुच्छेद जो आर्टिकल 15 का जो खंड 1 है, खंड 1 और 2 में इसी बारे में बात की गई है। जो मैं उसी टाइम बता रहा हूँ वही बात किया गया है खंड 1 और 2 में। खंड 3 क्या कहता है कि वहाँ ठीक है हमारे राज्य है और राज्य में महिला है, बच्चे हैं, लेकिन महिला बच्चे हैं तो आपको लगता है कि हमारे समाज ऐसा पैट्रियार्की समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, यहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा महत्व है और महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी दयनीय है। अब काफ़ी दयनीय मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि साफ दयनीय है, लेकिन हाँ पुरुषों की अपेक्षा दयनीय है। तो उस स्थिति में अनुच्छेद 15 कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है। ये भेदभाव नहीं, इसको कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि ठीक है आप लोग, मैं तो बोल रहा हूँ कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन समाज के जो वंचित वर्ग हैं, लिंग में बात करता हूँ, लिंग मतलब मेल फीमेल, लिंग मतलब मेल फीमेल मतलब पुरुष और महिला। तब मैं एक तरफ अनुच्छेद कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए मैं आर्टिकल 14 में भी वही बात पढ़ाया था, मैं आपको समानता के बारे में बताया था। अगर मान लीजिए जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं उनमें थोड़ा सा कल्याण करना है, उनका थोड़ा सा विकास करना है, उनमें थोड़ा सा जो समाज से वंचित हैं, दबे कुचले हैं, जैसे बच्चे हैं, सरकार को चाहिए कि उन लोगों को थोड़ा प्रमोट करे, क्योंकि जो शोषित हैं पैट्रियार्की समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ा सा हमको पुश करना चाहिए, हमको मिलजुल कर पुश करना। वही आर्टिकल 15 का क्लॉज क्लॉज थर्ड क्या बोलता है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति, मातृत्व लाभ और बाल कल्याण योजनाएं इसके उदाहरण है। तो सरकार योजनाएं बना सकती है, ऐसा कोई नहीं। अगर अगर सरकार कोई महिलाओं के लिए योजना चला रही है तो अब पुरुषों को उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि बिहार में चुनाव था और नीतीश कुमार ने एक योजना बना दिया और कहा कि हम हर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देंगे। अब पता चला कि महिलाओं के अकाउंट में आया, पुरुष के अकाउंट में नहीं आया। पुरुष जगह थाने में चले गए कि सर देखिए हमारा आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। अरे चुप, तुम्हारा आर्टिकल 15 का उल्लंघन कहाँ हो रहा है? तो आप बोलोगे देखिए सर मेरी बीबी के अकाउंट में पैसा आ गया और मेरे अकाउंट में नहीं है। अरे तो कैसे आएगा? सरकार ही कुछ योजनाएं बना सकती है, वो उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं
जो हमारे देश के फीमेल्स हैं वो प्राचीन काल से ही देखा जाए तो थोड़ा मध्यकाल और आधुनिक काल आते हैं तो थोड़ी उनकी स्थिति सुधरी, लेकिन अभी उतना नहीं सुधरा है कि उनका मदद नहीं किया जाए। तो कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। जो अनुच्छेद क्लॉज 4 और 5 क्या कहता है, 4 और 5 वही कहता है, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा विवाद के घेरे में रहता है, क्योंकि यहीं से आरक्षण पैदा हुआ। आरक्षण कहाँ से पैदा हुआ, यहीं से। आर्टिकल 4 और 5 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक होता क्या है भाई? सामाजिक मतलब समाज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। आप समझिए, समाज ने अपने चतुर्थ जो वर्ण व्यवस्था था, जैसे मान लीजिए वर्ण व्यवस्था था, हम कहते थे कि वर्ण व्यवस्था में एक बड़े समुदाय है, एक शूद्र है, एक वैश्य है, ऐसे हम बोलते थे ना, एक शूद्र है, एक वैश्य है। तो बात समझिए, जो वर्ण व्यवस्था था उसमें जो सबसे निम्न तबके के जाति को माना जाता था, उस माना जाता है कि शूद्र, वैश्य, एक बनिया समुदाय था, एक स्वर्ण समुदाय था, एक बनिया समुदाय था, एक क्षत्रिय समुदाय था, एक शूद्र समुदाय था। तो इस समुदाय में जो वर्ण व्यवस्था ने बांटा, तो वर्ण व्यवस्था ने इस समुदाय में बांटने के आधार पे जो समाज में शूद्र कहलाए उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई, क्योंकि जो कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था लागू हुआ था वो बाद में जन्म के आधार बन गया। जो व्यक्ति कर्म से नाई था वो जन्म से नाई होने लगा। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, तुम कर्म से नहीं, भगवान ने तुमको इसीलिए पैदा किया कि तुम नाई का काम करो, भगवान ने इसीलिए तुमको पैदा किया कि तुम चप्पल जूता सियो। बाद में सिचुएशन काफ़ी विकट होती गई और वर्ण व्यवस्था आकर समाज को ऐसे जकड़ लिया कि स्थिति अब सुधरने के नाम नहीं ले रहा था। इसी को देखते हुए सरकार ने कहा कि हमारे देश के, हमारे समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जैसे दलित समुदाय, हरिजन समुदाय के जितने भी समुदाय हरिजन लोग हैं, जिनको समाज ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, समाज ने छुआछूत जैसे स्थितियाँ आर्टिकल 17 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 में हम देखेंगे कैसे छुआछूत का निषेध की बात की जाएगी। तो अस्पृश्यता जैसी स्थितियाँ जब पैदा होने लगती है, उस सिचुएशन को दूर करने के लिए सरकार ने आरक्षण की बात की और मंडल कमीशन के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया और संविधान में ही एससी और एसटी का आरक्षण की बात की गई। तो हमारे संविधान ने एससी एसटी एक को लगभग 7.5%, इसको ऐसे करता है 7.1/2, एक को 15%, एक को लगभग 27% आरक्षण दिया गया था। कुल मिलाकर हमारे संविधान में लगभग 49% के आसपास आरक्षण के प्रावधान था 2019 से पहले। और कुल मिलाकर बात है ना कि आरक्षण का जन्म हुआ तो यहीं से हुआ, रिजर्वेशन का जन्म हुआ तो यहीं से हुआ। बात को समझिए। लेकिन सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक शैक्षणिक मतलब वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है, समाज से वंचित है, समाज में थोड़ी स्थिति ठीक है लेकिन शिक्षा जुड़ाव नहीं है। दोनों मतलब है, जो सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा, उनको उतना अधिकार मिल नहीं पाया। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए आरक्षण लाया गया। तो आर्टिकल 15 कहता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, समाज के कुछ वंचित वर्गों के लिए कुछ अलग से सरकार को पुश करना, मतलब सरकार को उनको ऊपर उठाना। मैं पहले पढ़ाया था आप लोगों का एक आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में बताया था कि 2 बच्चे हैं, एक को उसके पापा आते हैं, कुआं दिखाना है तो गोदी में ले लेते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं तुम भी देख लो। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए आप लोग को घबराना नहीं है, वो तो सरकार कर सकती है, आरक्षण ला सकती है, लेकिन वही बात है कि आरक्षण कब तक, ये हमारा मुद्दा नहीं है। अभी हम आर्टिकल 15 समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इतना समझिए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और 5 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 4 के थ्रू शैक्षणिक संस्थाओं में, आर्टिकल 5 के इसमें क्लॉज 5 के थ्रू उनकी नौकरियों में बहुत सारा नौकरी होता है, तो गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की बात की गई, यहाँ से निकला आरक्षण। और क्लॉज 6 है, सरकार ने अमेंडमेंट किया, संविधान में 103वां अमेंडमेंट करके 2019 में और संविधान संशोधन किया। उसमें कहा कि नहीं, सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक रूप से हम समाज के वंचित वर्गों का आरक्षण दे रहे हैं, तो ये गलत है। आर्थिक रूप से ठीक है, कोई स्वर्ण समुदाय का कोई लड़का है या कोई लड़की है या कुछ लोग हैं, लेकिन उनका उनका परवरिश या उनका पालन पोषण इस गरीबी में हुआ है कि वो पढ़ नहीं पाए, समाज से वंचित हैं, उनका अधिकार नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको उतना समाज सपोर्ट नहीं किया है कि वो उन्नत हो पाए, लेकिन उनका जन्म हुआ है स्वर्ण समाज में, क्या तो उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो उन लोगों को भी पुश करने के लिए सरकार ने कहा कि नहीं, गलत बात है, सिर्फ सामाजिक शैक्षिक नहीं, हम आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देंगे। उसी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए 2019 में 103वां संविधान संशोधन सरकार ने लाया और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, एक 10%।
ठीक है, क्लियर हो गया कि संविधान क्या बात करता है। अब आइए करें कि हम अनुच्छेद 15 में समानता और न्याय की गारंटी की बात की गई, लोकतंत्र की नींव। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। बिल्कुल सही है। वो बोलता है कि अगर अगर हम भारत में रहते हैं तो यहाँ पे गोरा, सांवला, काला सबको उतना ही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी को भेदभाव है, सबको हम एक समान, हम सबको बराबरी का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। तुम सब बराबर हो, तुम सब बराबर हो, हर मायने में तुम बराबर हो, ऐसी बात करते हैं। लोकतंत्र की नींव यही है। हम लोग मिल के चलेंगे तो लोकतंत्र काफी आगे निकलेगा। सामाजिक न्याय का वचन है। कह रहे कि यह संवैधानिक प्रावधान है कि नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है। अवसरों की समानता, वो अवसर कौन कौन से हैं? सामाजिक रूप से जो शिक्षा में अवसर है, नौकरी में अवसर है, सबकी समानता। आइए हम सब मिलकर इस संवैधानिक अधिकार को समझें और उनका सम्मान करें और समस्त। कहने का मतलब है कि इसको हमें समझना चाहिए और लेकर चलना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 15 मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर कट समझा दिया हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा सीरीज जो चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कर, उतना मैं कवर कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।